साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनूनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। साथियों, कल बहन मायावती जी की लखनऊ में एक विशाल रैली हुई और जिसमें लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और इससे ये बात सिद्ध हुई कि बहन जी में आज भी संगठन क्षमता है, जिसके बलबूते के ऊपर यदि बहन जी चाहे तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। क्योंकि ये जो भीड़ है वो अब तक की सबसे बड़ी भीड़ थी और 2016 के बाद में, एक लंबे अंतराल के बाद में लखनऊ में इतनी बड़ी रैली का आयोजन है वो बहन जी के द्वारा किया गया, ये इस बात का प्रतीक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस रैली ने बीएसपी के ताबूत में कील ठोक दी है? बड़ा सवाल, बड़ा गंभीर है। और ये बात और ये प्रश्न मैं क्यों उठा रहा हूँ? और क्या चंद्रशेखर के लिए रास्ता और आसान कर दिया है बहन जी ने? और इसके साथ साथ में सवाल ये भी है कि अगर बहन जी चाहे और इस दिशा में सोचे तो न केवल आने वाले 2-3 सालों के अंदर अंदर यूपी में बीएसपी की या बहुजन सरकार स्थापित हो सकती है, बल्कि देश की राजनीति में भी पुनः बीएसपी और दूसरे अन्य बहुजन राजनीतिक दलों को स्थापित किया जा सकता है। ये 3 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और इसी के ऊपर मेरी चर्चा है वो आप लोगों के समक्ष रहेगी। मैंने ये बात क्यों कही कि क्या बहन जी ने बीएसपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है? ऐसा मैंने क्यों कहा है? इसके पीछे आधार यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, लेकिन बहन जी के भाषण से, बहन जी के द्वारा जो 1 घंटे का भाषण दिया गया, उन्हें निराशा हाथ लगी। और वो निराशा हाथ क्यों लगी कि एक तरफ योगी सरकार और बीजेपी सरकार का गुणगान करना, ये किसी भी दृष्टि से जो बहुजन वोटर्स हैं वो उनको किसी भी रूप में गवारा नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, अभी 3-4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो इस देश में घटी है, इनके ऊपर बहन जी ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे समाज को बहुत अधिक निराशा है वो हुई है। यूपी में रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि के जिस प्रकार से पीट पीट कर इसी योगी के नाम लेकर और भीड़ के द्वारा उसको मार दिया जाता है, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया बहन जी के द्वारा नहीं दी गई। उमा शंकर नाम के प्रयागराज के व्यक्ति को मेला का बोझा उठाने से इनकार करने पर उसको मार दिया जाता है, उसके ऊपर बहन जी ने कुछ नहीं बोला। हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर जो वाई पूरन कुमार है, उसके ऊपर बहन जी ने कुछ नहीं बोला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चीफ जस्टिस BR गवई के ऊपर राकेश नाम के एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि सिरफरा व्यक्ति था, मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त एक बीमार आदमी था, सीजीआई के ऊपर जूता उछाला जाता है और फिर उसका जिस प्रकार से मीडिया में गुणगान किया जाता है, उसकी भी आलोचना बहन जी ने नहीं की। इसी वजह से जो है वो जो बहुजन समाज है वो बहन जी की इस रैली से काफ़ी जो है वो आहत हुआ और निराश हुआ। और इतनी बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा हुए थे और अपेक्षा थी कि शायद आने वाले समय में मिलकर कुछ परिवर्तन है वो लाया जा सकता है, लेकिन उस मामले में पूरी तरह से जो है वो शायद निराश होते हुए दिखाई दिए। इसलिए मैंने ये बात कही कि क्या बहन जी ने ये बीएसपी के लिए बीएसपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। अब दूसरी बात पर आते हैं कि क्या चंद्रशेखर के लिए उसने रास्ता साफ कर दिया है? क्योंकि जो बहुजन वोटर
अब बहन जी से निराश होगा, स्वाभाविक है। वो या तो चंद्रशेखर की ओर जाएगा, या कांग्रेस की ओर जाएगा, और या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेगा। और इसीलिए कल बहन जी की रैली में कांग्रेस के ऊपर भी प्रहार किया गया और समाजवादी पार्टी के ऊपर भी प्रहार किया गया। और मोदी जी का केवल इस आधार पर गुणगान करना कि जो मान्यवर कांसीराम जी की पुण्यतिथि के ऊपर जो उन्होंने रैली की थी और कांसीराम जी के जो स्मारक बनाए गए थे, उनका जो रख रखाव है वो मोदी सरकार कर रही है। ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। बहन जी, ऐसे और बहुत सारे स्मारक है वो हम पूरे देश में बना सकते थे और बनाए जा सकते हैं, लेकिन यदि सत्ता नहीं रही, यदि शक्ति नहीं रही, यदि तंत्र नहीं रहा, यदि सत्ता नहीं रही, शक्ति नहीं रही, तो इस प्रकार के बनाए गए जो भी स्मारक है वो सारे जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है। बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान मौर्य साम्राज्य से संबंधित, सम्राट अशोका से संबंधित कितने जो स्मारक है उनका जो है परिवर्तन है वो कर दिया गया है। तो इनका परिवर्तन है वो कब कर दिया जाए, ये इस बात का यानी कि एक तरह से कोई अपने आप में ठोस आधार नहीं है। इसलिए इस आधार पर प्रशंसा करना बीजेपी की शायद बहुसंख्यक बहुजन समाज को जो है नागवार है वो गुजरा है। आज संविधान खतरे में है। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के अधिकार है वो खतरे में है। और उस खतरे को भांपते हुए आज आवश्यकता इस बात की भी है कि विपक्ष को एकजुट होकर और इस मनुवादी जो बीजेपी और आरएसएस की सरकार और इस विचारधारा है उससे लड़ना चाहिए। उस पर लड़ने के बजाय इस प्रकार की बातें करना है वो अपने आप में बेईमानी प्रतीत होता है। फिर तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि बहन जी आह्वान करे और बहन जी यदि ये यानी कि एक तरह से कॉल करे, तो चार आज भारत की बहुजन शक्तियां हैं और इस दृष्टि से यदि वो एकजुट होते हैं तो निश्चय ही यानी कि एक तरह से जो है एक बड़ा परिवर्तन है वो समाज में आ सकता है। और इनमें खुद बहन जी में यानी कि एक तरह से संगठन और प्रशासनिक शक्ति है और वो उसकी प्रतीक है। विजय मानकर साहब जो कि एक विद्वान और विजनरी लीडर हैं, उनके पास में इस देश को एक दिशा और विज़न देने का एक पूरा का पूरा प्लान है। वामन मेश्राम जी जो कि सामाजिक एकजुटता, जनसंघर्ष और संगठन के जनाधार को जोड़ने वाले व्यक्तित्व हैं। और चंद्रशेखर रावण जो कि युवा ऊर्जा और आधुनिकता और निर्भीक नेतृत्व के प्रतीक है। यदि ये चारों शक्तियां भारत में एक साथ मिल जाए तो आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में और दूसरे अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में और 2029 के लोकसभा चुनाव में बहुजन सत्ता को केंद्र में स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस बात को जो है वो समझना होगा, और जब तक इस बात को नहीं समझा जाएगा तब तक ये सारी बातें हैं वो केवल और केवल बेईमानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज बहुजन आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? नेताओं का अलगाव और आत्मकेंद्रित अहंकार है। और यही अहंकार है वो उन्हें एकजुट नहीं होने दे रहा है। और ये अहंकार बहन जी के यानी कि एक तरह से कल की रैली में भी देखने को मिला। और इसीलिए ये लोग मिलकर साझा मंच है वो नहीं बना पा रहे हैं। बहन जी की रैली इसका उदाहरण है। उन्होंने एकता का आह्वान करने के बजाय अकेले संघर्ष करने की घोषणा की और अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। तो आज यूपी में उनका 13% वोट रह गया है घटकर। 2007 में उनका 30% से ज़्यादा वोट था। और इतना ही नहीं बल्कि विधानसभा में आज उनकी एक सीट है, और वो एक सीट भी वो उनके बलबूते पर नहीं है, वो उस विधायक की खुद की काबिलियत है। और वो योगी सरकार या बीजेपी सरकार का उत्तर प्रदेश का जो है लोकप्रिय विधायक भी है। वो जब चाहे तब वो बीएसपी से पलटी मारकर
और कहीं भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो विधायक भी बीएसपी का विधायक नहीं मानना चाहिए। यानी राजनीतिक दृष्टि से यदि संगठन को बचाना है और सामाजिक दृष्टि से बहुजन आंदोलन को मजबूत करना है तो ऐसी स्थिति में एकजुट होकर और सभी बहुजन राजनीतिक दलों को भी शामिल करना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। अगर बहुजन एक हो तो सत्ता पलट संभव है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। और ये भावना केवल राजनीतिक गणित मात्र नहीं है। अगर दलित, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक और प्रगतिशील वर्ग एक साझा राजनीतिक मंच पर एकजुट हो जाए तो भारत की संसद और विधानसभाओं में बहुजन बहुमत स्वतः स्थापित हो जाएगा। आज हर पार्टी बहुजनों के वोट पर टिकी है, पर बहुजनों के नेतृत्व पर नहीं। अगर नेतृत्व भी बहुजन हाथों में आ गया तो सत्ता, नीति और न्याय तीनों का केंद्र बहुजन समाज बन जाएगा। कल की रैली से यानी कि एक तरह से जो संकेत है, वो क्या क्या संकेत है वो हमें देखने को मिलते हैं। लखनऊ की रैली सत्ता की महत्वाकांक्षा दिखाती है, पर विचारधारा की अनुपस्थिति पूरी तरह से उजागर करती है। यह रैली बहुजन समाज का पुनर्जागरण नहीं बल्कि उसकी थकान का प्रदर्शन थी। पर यह भी सत्य है कि इस ठहराव से एक नई दिशा निकल सकती है यदि बहुजन नेतृत्व ये समझ ले कि अब साझा मंच ही उद्धार का रास्ता है। तो 2027 या 2030 तक भारत में बहुजन सत्ता कोई कल्पना नहीं बल्कि राजनीतिक यथार्थ बन सकता है। आज का प्रश्न यह नहीं है कि मायावती बोलेगी या नहीं। प्रश्न यह है, क्या बहुजन नेतृत्व मायावती से आगे सोच पाएगा? यदि मायावती की संगठन शक्ति और विजय मानकर साहब का वैचारिक नेतृत्व और उनका विजनरी दृष्टिकोण, वामन मेश्राम की सामाजिक एकजुटता और चंद्रशेखर आज़ाद रावण की युवा जो ऊर्जा है, यदि एक दिशा में साझा रूप से आ जाए तो भारत का भविष्य बहुजन हाथों में होगा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना राजनीतिक सत्ता ही सामाजिक न्याय का द्वार है, वो साकार हो सकता है। आज की परिस्थिति में बहुजन आंदोलन का पुनर्जागरण केवल भाषणों से नहीं, एकजुट दिशा से संभव है। अगर इन चारों शक्तियों ने साथ साथ चलने का साहस किया तो आने वाले दशक में भारत का संविधान केवल किताब में नहीं बल्कि राजनीति में भी जीवित दिखाई देगा। साथियों, यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान, मानवता में विश्वास करते हैं तो आप हमसे जुड़ें, पार्टी से जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।